प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा जो 10वीं का सिलेबस है उसके जो पहले 5 अध्याय है वह रसायन शास्त्र से जुड़े हुए हैं और उनको समझने से पहले हमें उनके कुछ बेसिक को समझना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो 4 लेसन 5 में से पहले जो 4 लेसन हैं वह पूरे रासायनिक अभिक्रियाओं से भरे हुए हैं। उन रासायनिक अभिक्रियाओं से पहले हमें रासायनिक सूत्र का आना जरूरी है कि रासायनिक सूत्र किस तरह बनता है और वह किस तरह से ठीक लिखा जाए। जब तक हम उस रासायनिक सूत्र को ठीक नहीं लिखेंगे तब तक हमारी रासायनिक अभिक्रिया भी ठीक नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए हम एक बार 9th क्लास में जो हमारा रासायनिक सूत्र का निर्माण आता है उसको एक बार दोबारा हम पढ़ लेते हैं, ताकि हमें 10th क्लास में किसी प्रकार की परेशानी ना आए, हम बिना झिझक के रासायनिक अभिक्रियाओं को सही लिख सकें। तो इसलिए हम सबसे पहले रासायनिक सूत्र लिखना सीखते हैं। रासायनिक सूत्र लिखने से पहले हमें जो 9th क्लास में परेशानी आती है वह यह परेशानी आती है कि हमें धनायन और ऋणायन पर कितना आवेश होता है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक और सारणी है, उसके कुछ गुणधर्म होते हैं, उसके आधार पे हम ये बता सकते हैं कि किस परमाणु के ऊपर जो है धनायन के होगा, कोई परमाणु जो है ऋणायन होगा और उसके ऊपर कितना आवेश होगा। जब हमें ये पता लग जाता है तो हम उन सूत्रों का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। इसलिए एक बार हम इस आवर्त सारणी को समझ लेते हैं। आवर्त सारणी जब आप 10वीं क्लास से बढ़कर के आगे 11वीं क्लास में विज्ञान संकाय के विद्यार्थी बनोगे तब आपके सामने जो आवर्त सारणी होगी उसका तरीका कुछ अलग होगा, लेकिन जो 10th क्लास तक है उसका तरीका कुछ अलग है। अब यहाँ पे एक बार जब आप विज्ञान संकाय लेते हो तब आपको +1 में ये पढ़ने को मिलेगा, जो पहला और जो दूसरा लाइन होती है उसको एस ब्लॉक बोलते हैं। और हमारी आवर्त सारणी में कुल कितने समूह है? 18 समूह होते हैं और जो पहला और दूसरा जो समूह होता है उसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं। उसके बाद ग्रुप नंबर 3 आता है, यहाँ समूह नंबर 3, समूह नंबर 3 से लेकर के 12वें समूह तक हम इसको डी ब्लॉक बोलते हैं। उसके पश्चात जो समूह नंबर 13 आता है उससे लेकर के 18वें समूह तक उसको हम पी ब्लॉक बोलते हैं। उसके पश्चात जो ये समूह आता है इसमें 14 तत्व है कुल, तो एक लाइन में 14 है, यानी दोनों में 28 तत्व। ये 28 तत्व जो होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं इनको। ये जो हम इनको बोलते हैं हम संक्रमण सारणी यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और ये इनको बोलते हैं अंतर संक्रमण सारणी यानी कि इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो 10th क्लास का जो हमारा हिस्सा होता है उसमें से हमारे पास ज़्यादा जो हमें यूज करने वाले तत्व हैं उनमें पहला समूह होता है, दूसरा समूह होता है, उसके पश्चात 13वां से लेकर के 18वें समूह तक उसका हमें प्रयोग करना होता है। ये जो हमारे पास सारणी का जो डी ब्लॉक है वहाँ पे हमें कुछ ही तत्वों का प्रयोग करना होता है। जैसे कि हमारे पास पहले लेसन में मैग्नीज का एक रासायनिक अभिक्रिया आती है और आयरन की एक रासायनिक अभिक्रिया आती है, और उसके बाद कॉपर का बार प्रयोग होता है, जिंक का बार प्रयोग होता है। तो हमें इस सारणी में से डी ब्लॉक में से ज़्यादा नहीं, केवल इन तत्वों का ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी हमारे पास ज़्यादा तत्वों का प्रयोग नहीं करना है। हमें अभी एक बार इस सारणी को पूरी तरीके से नहीं पढ़ना है। हम 10वीं क्लास के लिए केवल सारणी के एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को ही पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट का कोई भी तत्व आपके सामने नहीं आएगा 10th क्लास की उस किताब के अंदर। यानी आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए केवल इन्हीं तत्वों का या इन तत्वों का ज़्यादा प्रयोग करना है और इनमें से कुछ ही तत्वों का प्रयोग करना है। अब इस पूरी सारणी को समझने के लिए एक बार हम इनको याद करने का एक तरीका बताते हैं। जैसे कि उससे पहले हमें इन तत्वों का पता होना चाहिए कि जो पहला समूह है उन तत्वों के नाम क्या क्या हैं। पहला जो समूह है उसमें पहला जो तत्व होता है वो हाइड्रोजन होता है, उसके बाद दूसरा जो तत्व होता है वो लिथियम, उसके बाद सोडियम आता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सोडियम का जो फार्मूला होता है वो Na होता है। यहाँ पे पोटासियम के जो होता है वो पोटासियम बोला जाता है, Rb जो रुबिडियम होता है, Cs जो सीजियम होता है, फ्रांसीसियम जो होता है वो Fr जो होता है वो फ्रांसीसियम होता है। यानी जो पहले समूह के तत्व है वो होते हैं H, Li, Na, K, Rb, Cs और Fr, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। इसको याद करने का तरीका ये है कि हम इन 3 शब्दों को मिलाकर के, पहले जो 3 शब्द हैं उनको मिलाकर के हम एक शब्द बनाते हैं हलीना, यानी इसका नाम बताते हैं हम हलीना। याद करने का एक तरीका है ये हलीना। यहाँ पे के से हम की बना देते हैं, Rb से रब, Cs से बना देते हैं, Fr से फरियाद, यानी कि हलीना की रब से फरियाद। यानी पहला समूह जो हमें याद करने का तरीका है कि हलीना
कि रब से फरियाद। तो हमें इन तत्वों को नाम जरूर याद रखना है। हलीना में H जो हाइड्रोजन, ली का लिथियम होता है, ना जो Na है वो सोडियम को डिनोट करता है। यहाँ पे Rb रुबिडियम, Cs जो होता है CgMFr जो होता है फ्रांसीसियम होता है। इसी प्रकार हम अगले समूह में चलते हैं। इस समूह को याद करने का जो तरीका होता है इसको हम बोलते हैं बीटा, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं मांगे। यहाँ पे Ca से कार कर सकते हैं हम, कार, बेटा मांगे कार। Sr से सेंट्रोकार का आपने नाम सुना ही होगा, सेंट्रो, कार सेंट्रो। और यहाँ पे बाप राजी। इस तरीके से ये होता है हमारे पास बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। इसके पश्चात जो हमारा तीसरा समूह है और उससे लेकर के हमें ज़्यादा तत्वों को ध्यान में नहीं रखना होता है, यानी कि हमें इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। इनमें कुछ एलिमेंट है जो मैं आपको करवाऊंगा। इन तत्वों का हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पे जो 11वां समूह है, ये तीनों धातुएं जो होती है वो कॉइनेज मेटल बोलते हैं इनको, यानी कि सिक्के बनाने वाली धातुएं। आपने सुना भी होगा, सामाजिक की किताबों में पढ़ा होगा कि पहले कभी तांबे के सिक्के बनते थे, चांदी के सिक्के बनते थे, सोने के सिक्के बनते थे। तो ये तीनों धातुएं वही है। कॉपर जो होता है वो तांबा होता है, Ag जो होता है सिल्वर होता है यानी कि चांदी, और यहाँ पे Au जो होता है वो सोने को निरूपित करता है यहाँ पे, और इसलिए ये हुआ तांबा, चांदी और सोना। ये धातुएं जो तीनों धातुएं कॉइनेज मेटल कहलाती है, यानी कि सिक्के बनाने वाली धातुएं होती है। उसके पश्चात ये जो धातु होती है जिंक और कैडमियम और मरकरी। मरकरी जैसे मरकरी को हम पारा बोलते हैं हिंदी में, और यहाँ पे जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है ये धातुएं इलेक्ट्रोड बनाने के काम ज़्यादा आती है, जैसे कि आपने जिंक इलेक्ट्रोड का तो सुना ही होगा ना। और उसके पश्चात यहाँ पे कैल्मल इलेक्ट्रोड का यूज होता है, मरकरी का यूज होता है कैल्मल इलेक्ट्रोड बनाने में। उसी प्रकार कैडमियम का भी एक इलेक्ट्रोड होता है CdCl2 नाम से। यहाँ नहीं, यानी ये हुआ हमारे पास 11वां और 12वां। उसके पश्चात हमें इनको याद करने का हमारे पास तरीका है। Ba से बनता है बाल, Ga से बनता है गंगाधर, यहाँ पे बाल गंगाधर, और यहाँ पे In से बना देते हैं हम इंडियन, और TL से हम तिलक बनाते हैं, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। उसके पश्चात हम समूह में चलते हैं 14वें समूह में, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और यहाँ पे हमारे पास इसका नाम ध्यान रखना है। Sn जो होता है वो टीन को निरूपित करता है, यानी कि Sn का अर्थ होता है टीन यहाँ पे। उसके पश्चात Pb, यानी कि Pb जो होता है वो लेड होता है, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। अब इनको याद करने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं हम कहे, यहाँ पे शिव जी, कहे शिव जी, सुने, Sn का सुने, Pb का पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती। यानी कि इसको याद करने का तरीका हमारे पास कहे शिव जी सुने पार्वती। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वह आता है N, यानी कि नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, AS से आर्सेनिक। यहाँ पे आपको याद रखना है Sb का होता है एंटीमनी। Sb जो होता है वो एंटीमनी होता है, यानी कि एंटीमनी। उसके बाद Bi से बिस्मथ होता है, आपको इसको भी याद रखना है। यहाँ पे नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, AS से आर्सेनिक, Sb से एंटीमनी होता है, और Bi से बिस्मथ होता है। यानी आपको इसका भी ध्यान रखना है Sb का, कि Sb का जो अर्थ होता है वो एंटीमनी होता है। यहाँ पे इसको याद करने का तरीका होता है, इसको हम लिखते हैं ना, उसको P से लिखते हैं पियो, ना पियो। अरिस्टोक्रेट एक शराब का नाम होता है, अरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट। और सब Sb से सब, और Bi से हम बोलते हैं बिगड़ेगा, ना पियो अरिस्टोक्रेट सब बिगड़ेगा, यानी कि शराब पीने के लिए वो मना कर रहा है। उसके पश्चात जो आता है और सही से टेपो, यानी कि यहाँ पे आता है O से ऑक्सीजन, S से सल्फर, C जो होता है वो सेलेनियम, ये होता है टेल्यूरियम, और ये होता है पोलोनियम। यानी कि और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। और इसको याद करने का तरीका होता है हमारे पास और, यहाँ पे हम और इसके लिए शब्द करते हैं और, यहाँ पे सही SE से, और इन दोनों को मिलाकर बनाते हैं टेपो, यानी कि और सही से टेपो। यहाँ पे हम अगला जो हमारे पास होता है वो होता है F, फ्लोरीन, Cl का होता है क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन। और इसको जो
हमें अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये जो धातु, ये जो अधातु होती है और ये धातुएं आपस में मिलकर के बहुत ज़्यादा जो सूत्र का निर्माण करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लवणों का निर्माण करती है। यहाँ पे उसके पश्चात जो 18वां ग्रुप है वो जो अभिक्रियाएं हैं ये अभिक्रियाएं नहीं करती है। ज़्यादातर ये जो अधातु है वो अभिक्रियाशील नहीं होती है, इनको नोबल गैस बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है हीलियम, उसके बाद नियॉन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद जिनॉन, उसके बाद रेडॉन। तो हमारा ज़्यादा कार्य जो होता है पहला समूह, दूसरा समूह, उसके बाद 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 17वां तक ही है। उसके बाद कुछ धातुएं जो है ज़्यादा प्रयोग में आती है, वो कॉपर आती है, उसके बाद जिंक आता है। अब आती है बात इनके ऊपर आवेश कितना होता है। जितना उसका ग्रुप संख्या होगी पहले दो में, वो उसकी आवेश संख्या होगी। यानी कि जो पहला समूह है वहाँ पर सब के ऊपर लगभग जो होता है वो +1 आवेश होता है, +1। यानी पहला जो समूह होता है H के ऊपर +1 आवेश आएगा, लिथियम के ऊपर +1 आवेश आएगा, सोडियम के ऊपर भी +1 आवेश आएगा, पोटासियम के ऊपर +1 होगा, रुबिडियम के ऊपर +1 होगा, CS यानी सीजियम के ऊपर भी क्या होगा +1, और फ्रांसीसियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसके पश्चात हम इसकी बात करते हैं दूसरे समूह के। आपको फिर यहाँ से जो है ना +1 के बाद +2 आता है, तो यहाँ पे जो इनके पास जो चार्ज होता है वो होता है +2 चार्ज होता है, यानी कि बी के ऊपर जो होगा चार्ज +2 आता है। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होगा, कैल्शियम के ऊपर भी +2 चार्ज होगा, स्ट्रोंशियम के ऊपर +2 चार्ज होगा, उसके बाद बेरियम के ऊपर +2 चार्ज होगा, और उसके बाद रेडॉन के ऊपर भी +2 चार्ज होता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि वह किस समूह में आ रहा है। पहले समूह में है तो +1 चार्ज होगा, दूसरे समूह में है तो वो +2 चार्ज होगा। उसके पश्चात हम नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से फिर हम +1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये फिर से +1 स्टार्ट होता है यहाँ से, और उसके पश्चात आपको +4 तक उसको लेके जाना है। यानी कि यहाँ पे +1, यहाँ +2, फिर यहाँ +3, यहाँ +4, उसके पश्चात आपको रुक जाना है। फिर आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से 0, यहाँ से -1, यहाँ से -2 और यहाँ से -3 चार्ज करना है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है इनके ऊपर आवेश याद रखना है। पहला समूह जो होता है +1, उसके बाद +2, उसके बाद फिर से आपको 11वें समूह से लिखना है +1, फिर उसके बाद +2 और उसके पश्चात जो है +3, +4, उसके बाद रुक जाना आप, फिर -3, -2, -1 और उसके बाद 0। यानी कि इस तरह से हम इनके ऊपर आवेश को याद रख सकते हैं। उसके पश्चात कुछ हमारे पास बहुपरमाणु आयन होते हैं, यानी कि जो ऐसे आयन होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा परमाणु होते हैं, हम उन कुछ 2-3 बहुपरमाणु आयनों को हम अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। जिनमें से जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन है, सल्फेट आयन है, नाइट्रेट आयन है और फास्फेट आयन है, नाइट्राइट आयन है, सल्फाइट आयन है। इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन इतने जो एलिमेंट है उनको याद रखना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारे पास एक आसान तरीका है इनको याद रखने का कि वो जिस समूह में होता है उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि उसके ऊपर कितना आवेश होगा। अब हम चलते हैं +3 की तरफ, यानी बोरोन, एल्यूमिनियम, उसके बाद G जो होता है वो गैलियम होता है, इंडियम होता है, उसके बाद थालियम होता है। इन सब के ऊपर जो चार्ज होता है +3 चार्ज होता है, इनके ऊपर +3 चार्ज है। कुछ एक्सेप्शनल केस जो होते हैं, अपवाद होते हैं, मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, आप बिल्कुल ध्यान से उसको सुनना कि अपवाद कौन से में अधिक होता है। जैसे अब इसमें आते हैं हम +4, यानी कि कार्बन जो होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी, यानी कि +4 आवेश आता है उसके ऊपर। उसके बाद सिलिकॉन जो होता है उसके ऊपर +4 होता है। यहाँ पे जो आता है जर्मेनियम आता है उसके ऊपर +4 होता है। यहाँ पे SN जो होता है, यहाँ पे क्या होता है SN जो होता है, यहाँ इनमें आपको याद रखना है कि +2 चार्ज या +4 भी हो सकता है। इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं है हमारी 10वीं कक्षा में, लेकिन इसका प्रयोग है PB का, यानी कि लेड का। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, PB के ऊपर जो होता है वो +2 चार्ज होता है। ये एक्सेप्शनल केस होता है, आपको ज़रूर ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, एक्सेप्शनल केस को यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, यानी कि PB को आप ध्यान रखना कि PB के ऊपर जो है +2 चार्ज होता है। उसके पश्चात हम आते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन जो होता है -3, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, फ्लोरीन के ऊपर होता है -1 चार्ज, यानी कि यहाँ पे -3, यहाँ पे होगा -3 फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक और उसके बाद है एंटीमनी, उसके बाद होता है बिस्मुथ। हमारा काम ज़्यादा इनसे है,
नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, ऑक्सीजन से और सल्फर से। उसके पश्चात जो आता है हमारे पास ये जो 17वां ग्रुप है उस सारे के ऊपर जो होता है -1 चार्ज होता है और ये विद्युत ऋणात्मक अधातुएं होती है। उसके पश्चात हम आते हैं इसके ऊपर, इससे हमारा ज़्यादा कार्य नहीं है 10वीं कक्षा में, तो इनके ऊपर कुल चार्ज होता है वो 0 होता है। यानी कि हमारे पास अब अगर हमें पता चल गया है कि हमारे पास जितने भी ये आयन्स हैं इनके ऊपर हमें आवेश का पता लग गया है, यानी कि इस तरह वाले जो होते हैं वो धनायन होते हैं, इनके ऊपर प्लस चार्ज होगा। लेकिन इसके बाद जब नाइट्रोजन की तरफ हम बढ़ते हैं, नाइट्रोजन से हीलियम की तरफ, तो ये सारी जो होती है वो विद्युत ऋणात्मक होती है। विद्युत ऋणात्मक कम तरफ होता है, इनके ऊपर माइनस का आवेश होता है। उसके पश्चात हम कुछ अनायन लिखते हैं। जो अनायन जो हमारे पास आता है, सल्फेट जो होता है उसको SO4 2- होता है, इसका नाम होता है सल्फेट। और OH- जो होता है वह होता है हाइड्रोक्साइड। और उसके पश्चात आता है नाइट्रेट, -1 चार्ज होता है नाइट्रेट। और उसके पश्चात आता है हमारे पास फास्फेट, PO4 3- फास्फेट। और उसके पश्चात जो होता है हमारे पास सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, फास्फेट। और वहाँ पे आता है एक सल्फाइट, SO3 2-, यानी ये होता है सल्फाइट। एक और इम्पोर्टेंट होता है जो कार्बोनेट, CO3 2-, यानी होता है कार्बोनेट। और उसके पश्चात जो आता है हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं इसको, या हम इसको बाइकार्बोनेट ही बोल सकते हैं। बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वो बाइकार्बोनेट। इन आयन्स को आपको याद रखना है और इनको आसानी से हम बना सकते हैं इसकी सहायता से। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल अभी करके देखते हैं कि किस तरह से हम इनका निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे हम इनको अच्छी तरह से लिख लेते हैं दोबारा। बेटा मांगे कार, सेंट्रो, बाप, राजी। इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। अब जैसे हमारे पास पहला सूत्र आता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र का निर्माण कीजिए। अब जैसे हमें सिंपल पता है कि मैग्नीशियम जो है किस समूह में आता है, दूसरे समूह में, इसका अर्थ होगा कि इसके ऊपर +2 आवेश होगा। उसके बाद ऑक्साइड यानी कि जिसके ऊपर नेगेटिव आवेश होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, अकेले एलिमेंट के ऊपर जो होता है, अगर माइनस का आवेश है तो हम उसके साथ आइड लगाते हैं। जैसे ऑक्साइड है यानी ऑक्सीजन के ऊपर जो होता है वो माइनस का आवेश है, वो है -2 है। जैसे क्लोराइड बोलता हूँ मैं, क्लोराइड का अर्थ है कि यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर -1 आवेश है। ब्रोमाइड यानी कि Br जो है उसके ऊपर -1 आवेश है। सल्फाइड यानी कि सल्फेट के ऊपर जो है वो माइनस आवेश है। अब इस तरीके से हम निर्माण करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो सबसे पहले हमें देखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी Mg को लिखना है +2 आवेश है। उसके साथ ऑक्साइड को लिखना है। अब ऑक्सीजन को लिखिए, ऑक्सीजन के ऊपर कितना आवेश है, कौन सी समूह में, 16वें समूह में। अगर हम इस तरफ चलते हैं 0, -1, -2 यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -2। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास अगर ये आवेश में कुछ कॉमन आ रहा है जिससे हम इनको, जैसे कि मैथ में हम कॉमन आने पर क्या एक दूसरे को काट सकते हैं ना, उसी प्रकार इनको काट देते हैं। यानी कि 2 से कट जाता है तो यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे +1 होगा। तो इस तरह हमारे पास दोनों को इस तरह से लिखना है कि इसका जो आवेश है इसके पाँव के नीचे जाए और इसका जो आवेश है इसके पाँव के नीचे जाए। हमें प्लस या माइनस नहीं लिखना है, यानी Mg और 1 को भी नहीं लिखना होता है। तो Mg के पास Mg जो होता है 1 आएगा, उसके 1 को हम लिखते नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन को भी नहीं लिखना है, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखना है। तो हमारे पास सूत्र होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। उसके पश्चात मान लीजिए हमारे पास सूत्र आता है मैग्नीशियम क्लोराइड,
मैग्नीशियम क्लोराइड आता है हमारे पास। तो सिंपल हमें क्या करना है, मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम आता है Mg+2 आवेश होता है। फिर क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन कौन सी लाइन में है, 17वें समूह में आता है क्लोरीन। तो 17वें समूह के ऊपर कौन सा आवेश होता है, -1 आवेश होता है। तो हम Cl के ऊपर माइनस आवेश लिखेंगे। इसका जो आवेश होता है उसके पाँव के नीचे चला जाता है, इसका आवेश उसके पाँव के नीचे, यानी Mg के नीचे 1 आता है। यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज है, 1 को हम लिखते नहीं है। लेकिन क्लोरीन के नीचे क्या आएगा, इसका आवेश कितना 2 है, तो यहाँ पे क्लोरीन के नीचे 2 आएगा। तो हमारा जो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होगा MgCl2 होगा। उसी प्रकार मान लीजिए हम लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम को देखिए कौन सी लाइन में आता है, ये दूसरे समूह में आता है। दूसरे बेटा मांगे कार, यानी कैल्शियम जो आता है दूसरे समूह है, कैल्शियम को चार्ज होगा +2 चार्ज। क्लोरीन जो होता है क्लोराइड, क्लोरीन कौन से समूह में आता है, 17वें में, चार्ज होगा इसके ऊपर -1। यानी हमें क्या लिखना है, इसको इसके नीचे लिखना है, इसको इसके नीचे। कैल्शियम के नीचे ये वाला चार्ज आएगा, ये 1 है, 1 को लिखते नहीं है। क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन के नीचे इसका आवेश आएगा कितना 2, प्लस माइनस लिखना नहीं होता। हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होगा CaCl2। उसके पश्चात हम फिर चलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम लिखते हैं अभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो हम क्या लिखते हैं, एल्यूमिनियम को लिखिए पहले। एल्यूमिनियम आता है 13वें समूह में, यानी इसके ऊपर आवेश होगा +3। और ऑक्साइड, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एल्यूमिनियम का आवेश इसके नीचे लिखना है और इसका आवेश एल्यूमिनियम के नीचे लिखना है। एल्यूमिनियम के नीचे 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के नीचे 3 आएगा, यानी हमारे पास जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होगा वो Al2O3 होगा। उसके पश्चात हम आते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम को देखिए 13वें समूह में आता है +3 आवेश। क्लोरीन के ऊपर जो होता है वो 17वें समूह में -1 आवेश। हमारे पास होगा एल्यूमिनियम के नीचे 1 जाएगा, 1 को लिखते नहीं है। क्लोरीन के नीचे 3 जाएगा, इसको हम लिखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। उसके पश्चात हम कुछ जो बहुपरमाणु आयन है उन पर आधारित सूत्र लिखते हैं। उनको आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वह इम्पोर्टेंट है और उनको लिखना थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे सिंपल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम होता है Na, हाइड्रोक्साइड होता है OH। Na के ऊपर +1 आवेश होता है, हाइड्रोक्साइड जैसे हमने थोड़ी देर पहले लिखे हैं उनके ऊपर आवेश होता है OH-। तो हमारे पास आता है ये NaOH, क्योंकि यहाँ पे इसका जो आवेश होता है इसके नीचे जाएगा, 1 को हम लिखते नहीं है। इसका आवेश जो होता है +1 है वो उसके नीचे जाएगा, तो ये सिंपल हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार हम लिखते हैं, मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca जो होता है दूसरे समूह में आता है, +2 आवेश है। हाइड्रोक्साइड जो होता है OH- आवेश है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें इसका आवेश कहाँ पे रखना होगा। तब हम क्या देखते हैं, जो OH के ऊपर आवेश है 1 है, तो कैल्शियम के नीचे 1 जाएगा और 1 को हम लिखना नहीं होता। उसके पश्चात OH के नीचे जो आता है वो आवेश जाता है 2। लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं हम, OH एक बहुपरमाणु का आयन है, इसके नीचे जब 2 लिखते हैं तो इस पूरे आयन के साथ जो है 2 लिखना है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यानी कि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिखना है तो कैल्शियम OH2, यानी कि OH को ब्रैकेट में लिखने के बाद 2 लिखना होगा। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमारे पास सूत्र आता है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे, एल्यूमिनियम को देखिए, एल्यूमिनियम के ऊपर जो होता है 13वें समूह में आता है एल्यूमिनियम, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, तो यहाँ पे +3 आवेश है। उसके पश्चात हम क्या देखते हैं
सल्फेट का भी हमने पढ़ा था, SO4 के ऊपर 2- आवेश था। इससे में कुछ लेना देना नहीं होता, हमें आवेश से लेना देना, आवेश ऊपर की तरफ लेकर जाता है। तो यहाँ पे हमें केवल इस -2 से, माइनस भी नहीं बल्कि 2 से लेना देना है। यहाँ ये जो 2 होता है वो एल्यूमिनियम के नीचे जाएगा और +3 जो है, 3 जो है वो इसके नीचे आएगा। तो एल्यूमिनियम जो होता है वो एक सिंगल एटम है, यहाँ पे हम इसके नीचे 2 लिखेंगे। लेकिन SO4 का एक बहु परमाणु आयन है, तो अगर हमें इनके साथ 3 लगाना है तो हमें क्या करना होगा, इसके SO4 को हम एक ब्रैकेट में बंद करने के बाद इसके नीचे 3 लिखते हैं। तो हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होगा Al2 ब्रैकेट में बंद SO4 जो होता है उसके नीचे 3 लिखना होगा। इस तरीके से हम एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बोनेट। इसका बहुत प्रयोग होता है कार्बोनेट का भी, तो आप कार्बोनेट के सूत्र भी अच्छी तरह से लिखना सीखें। जैसे कि अब हमारे पास आता है सोडियम कैल्शियम, चलो हम एक बार कैल्शियम कार्बोनेट लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि Ca+2 आवेश है और CO3 के ऊपर 2- आवेश है। अब ये जो आवेश है और ये आवेश जो आपस में कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन आयन को एक बार हम काट सकते हैं। तो हमारे पास आता है कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से हम इसका निर्माण कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। उसके पश्चात आता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम को +1, क्योंकि पहले समूह में आता है सोडियम, यहाँ पे कार्बोनेट जो होता है हमने जाना है कि कार्बोनेट जो इस तरह से लिखा जाता है। तब हम क्या देखते हैं, कार्बोनेट जो चार्ज है वो कितना है, 2 है, वो सोडियम के नीचे लिखते हैं और इसके पास 1 चार्ज है तो उसको लिखना नहीं होता, तो हम सिंपल लिखते हैं Na2CO3। जब तक एक से ज़्यादा आवेश ना हो तब तक हमें इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करना, यानी कि जब यहाँ पे एक आता हो तब उसके साथ ब्रैकेट नहीं लगानी है। जैसे कि मैं एक सूत्र और लिखता हूँ, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव होता है और सल्फेट जो होता है SO4 2 नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से कट जाएगा ये, यानी कि हमारे पास सिंपल फार्मूला हो कैल्शियम सल्फेट का CaSO4, क्योंकि इसका आवेश इसके नीचे जाता है 1 जाएगा, 1 को लिखना नहीं है, SO4 के नीचे 1 आएगा उसको लिखना नहीं है, तो हमारे पास आता है कैल्शियम सल्फेट। इस तरीके से हमें इन सूत्रों का निर्माण करना है, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इसलिए आपके सामने एक वीडियो इसलिए बनाया गया ताकि आप एक बार इन रासायनिक सूत्रों की प्रैक्टिस जरूर करें। मैं आपको लगभग 60 से 65 तक के रासायनिक सूत्र लिखने आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आपको घर पे बैठ के करने हैं। अब हम आते हैं, कुछ जो सूत्र है हमें याद ही रखनी है, कुछ अम्लों के सूत्र याद रखने हैं, कुछ लवण के सूत्र हमें याद रखने हैं। जैसे कि अब मैं कुछ अम्ल लिखता हूँ, सबसे पहले अम्लों के सूत्र लिखता हूँ जो हमारे सिलेबस के अंदर है। 4 प्रकार के अम्ल हैं और वो अम्ल जो पहले 3 जो थे वो प्रबल अम्ल में आते हैं और जो चौथा जो मैं अम्ल लिखूंगा वह आता है दुर्बल अम्ल में। तो अम्ल जो होते हैं वो हमारे सिलेबस का जो हिस्सा है वो अम्ल है, एक है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक आता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, उसके पश्चात आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और उसके पश्चात आता है CH3COOH एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं इसको। ये हमारे पास इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद यहाँ पे इसका जो नाम होता है वो नाइट्रिक अम्ल और यहाँ पे हमारे पास इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और इसका जो नाम होता है वो होता है एसिटिक अम्ल या इसका दूसरा नाम होता है एथेनोइक अम्ल। ये जो पहले 3 अम्ल है ये तीनों प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल, और ये चौथा जो अम्ल होता है वो दुर्बल अम्ल होता है। दुर्बल व प्रबल अम्ल क्या होते हैं ये हम लेसन नंबर 2 में जो अम्ल अक्षार व लवण वाला लेसन है उसके दौरान हम पढ़ेंगे कि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं और प्रबल अम्ल क्या होते हैं। उसके पश्चात जो है हमारे पास कुछ पदार्थ हैं जिनका हमें कॉमन नेम पढ़ना होता है, जो बार बार
एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉमन नेम जो होते हैं, इनमें से हमारे पास सबसे पहला जो सूत्र होता है C6H12O6, इसका आपको नाम याद रखना है। उसके पश्चात हमारे पास आता है CaOCl2, उसके पश्चात NaHCO3 और उसके पश्चात हमारे पास आता है Na2CO3 इंटू 10H2O। उसके पश्चात आता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और उसके पश्चात आता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये जो 5 सूत्र है 6 सूत्र है उनको आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि पेपर में जो है ना बार बार ये पूछे जाते हैं। जो पहला सूत्र है वह आपने पहले भी पढ़ा हुआ, इसका जो नाम होता है ग्लूकोज होता है, जिसको हम बार बार ग्लूकोज बोलेंगे। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है इसका जो साधारण नाम होता है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण होता है। रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके पश्चात ये जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हम इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि HCO3 हम जो है ना हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं या बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। लेकिन इसका जो साधारण नाम होता है, जो हम कॉमन में प्रचलित नाम जो होता है इसका होता है वो बेकिंग सोडा, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। और उसके पश्चात जो होता है यहाँ पे हमारे पास जो है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2 होता है। ये वैसे तो सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसके प्रचलित नाम की बात करें तो यह होता है धावन सोडा। उसी प्रकार ये इसको बोलते हैं हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है आधा, हाइड्रेट का मतलब वाटर का इसमें एक मॉलिक्यूल है, यानी कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो हेमीहाइड्रेट है, यानी कि आधा मॉलिक्यूल इसके अंदर वाटर का है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। लेकिन इसका जो प्रचलित नाम होता है वो है POP होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम होता है इसका। उसके पश्चात हमारे पास कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट या डाईहाइड्रेट, यानी कि हम इसमें दो बाई का मतलब होता है दो, या डाई का मतलब भी क्या होता है दो होता है, यानी यहाँ पे इसके अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल है या पानी के जल के जो अणु है उसमें दो अणु जो है जल के हैं, इसका जो नाम होता है वह होता है जिप्सम। इसका जो प्रचलित नाम होता है वह जिप्सम। जो हमें बार बार जो दूसरा जो हमारा लेसन है इसमें हमें इनका नाम बार बार पूछा जाता है। उसके पश्चात कुछ गैस हैं जो हमें पता है कि किस तरह से लिखी जाती है, एक बार फिर से हमको इसको रिपीट कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन परमाणु, तो हमें क्या बोलना है O, तो वहाँ पे हम O बोलेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन गैस का फार्मूला क्या होगा तो वहाँ पे O2 लिखते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें क्लोरीन का, अगर क्लोरीन परमाणु का फार्मूला आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन जो है परमाणु है उसका संकेत क्या होता है Cl होता है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि क्लोरीन गैस का फार्मूला क्या होगा तो वह Cl2 होगा। यानी कि हमारे पास कुछ गैस है जिनका हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले जो हमारी जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन गैस। उसके पश्चात H2 होता है हाइड्रोजन गैस। उसके पश्चात नाइट्रोजन का होता है जो है नाइट्रोजन गैस N2। उसी प्रकार जो होता है क्लोरीन गैस Cl2। और उसके पश्चात जो हमारे पास ब्रोमीन गैस है Br2। और उसके पश्चात जो हमारे पास मीथेन गैस है उसका फार्मूला होता है CH4। मीथेन गैस का फार्मूला होता है CH4। फिर आता है अमोनिया गैस, अमोनिया गैस होता है NH3, यानी हमारे पास अमोनिया गैस का फार्मूला होगा NH3। उसके पश्चात आता है कार्बन डाइऑक्साइड, आपने सभी को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार एक सल्फर डाइऑक्साइड होता है, तो वो भी किस प्रकार होगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। उसके पश्चात आता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसके पश्चात जो आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस तरीके से हमारे पास इस प्रकार की जो गैसें हैं उनके फार्मूले जो हमारी किताब में यानी कि पहले 4 लेसन के अंदर आते हैं जो हमें करने हैं ताकि हमें आगे परेशानी ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास इनके फार्मूले जो है उनके सामने इनके नाम लिखते हैं। ये क्या है ऑक्सीजन गैस, यानी ऑक्सीजन नहीं बल्कि ऑक्सीजन परमाणु नहीं है बल्कि क्या है ऑक्सीजन गैस, यानी ऑक्सीजन गैस की यानी हमारे पास जब हम ऑक्सीजन गैस की बात करें तो हमें O2 बोलना है।
यानी अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो H बोलना, लेकिन यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हमें H2 बोलना है यहाँ पे। इसी प्रकार नाइट्रोजन गैस जो होती है उसको N2 बोलना है, नाइट्रोजन गैस। उसके बाद क्लोरीन गैस यहाँ पे, या क्लोरीन अणु बोल सकते हैं हम, क्लोरीन गैस या क्लोरीन गैस का अणु। उसी प्रकार ऑक्सीजन अणु, हाइड्रोजन अणु, नाइट्रोजन अणु, क्लोरीन अणु। इसी प्रकार ब्रोमीन गैस या ब्रोमीन वाटर भी होता है ये, ब्रोमीन गैस, क्योंकि ब्रोमीन जो होती है वो तरल अवस्था में होती है। उसके बाद CH4 जो हमारे गोबर गैस का मुख्य घटक होती है, 75% जो होती है गोबर गैस में मीथेन गैस होती है, तो ये मीथेन गैस CH4 होते हैं। अमोनिया गैस जो होती है, अमोनिया गैस का फार्मूला होता है NH3, ये होती है अमोनिया गैस। और अगला जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, आप सभी लोग वाकिफ हो इससे। कार्बन डाइऑक्साइड बार बार इसका तो कक्षा 6 से लेकर के बार बार इसका प्रयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे होता है सल्फर, जैसे कि इनका आपस में फार्मूला जो मैच कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। डाई का अर्थ होता है 2, मोनो का अर्थ होता है 1, और यहाँ पे हमारे पास ट्राई का अर्थ होगा 3, तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड होगा, इसका नाम होता सल्फर ट्राई ऑक्साइड। और उसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से हमें इन रासायनिक सूत्रों का निर्माण करना है। उसके पश्चात हमें लगभग 65 जो रासायनिक सूत्र है मैं आपको गृह कार्य के लिए दूंगा, वो आपको घर पे बैठ के इस वीडियो को देख करके करने हैं। अब जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे जो कॉपर होता है वो जो एक्सेप्शनल केस इसमें भी आता है, कॉपर जो होता है, कॉपर में जैसे यहाँ पे मैंने लिखा +1 चार्ज है, लेकिन आप यहाँ पे अपवाद के रूप में याद रखिए कॉपर ज़्यादातर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी कि कॉपर जो होता है +2। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि जिंक जो होता है +2 शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे जिंक, कैडमियम, मर्करी इन तीनों पे +2 होता है। लेकिन यहाँ पे इन तीनों पे न होकर यहाँ +1 होता है, यहाँ +3 होता है, यहाँ +2 होता है। तो यहाँ पे इस लाइन को एक्सेप्शनल केस मान के आपको याद रखना है कि Ag जो होता है +1 होता है, Au का हमें ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, लेकिन Ag जो होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करता है, और कॉपर जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करता है। उसके लिए आप बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे कि इसका कारण क्या है। यहाँ पे जो 13वां ग्रुप होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पे कहे शिव जी सुने पार्वती, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि Sn जो होता है वो टिन होता है, और Pb जो होता है वो लेड होता है। तो लेड भी जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है यहाँ पे, इसका भी एक्सेप्शनल केस आपको याद रखना है। Pb जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली आती है, यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होता है। आपको यहाँ पे भी याद रखना है Sb जो होता है उसका नाम होता है एंटीमनी। Sb जो होता है संकेत किसका होता है, एंटीमनी का संकेत होता है। उसके पश्चात हमारे पास जाता है ऑक्सीजन फैमिली। यहाँ पे इनके ऊपर -2 चार्ज होता है। ये अगर O के ऊपर अगर -2 चार्ज है तो इसको हम ऑक्साइड बोलते हैं। सल्फर के ऊपर अगर -2 चार्ज है तो उसको हम सल्फाइड बोलते हैं। जैसे कि हम फार्मूला लिखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, जो बार बार हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका भी प्रयोग होता है। H2 गैस एक बदबूदार गैस होती है, और इसमें जो बदबू आती है वो सड़े वंडे जैसी आती है। इसके ऊपर चार्ज होता है -2, इसका जो चार्ज है H के नीचे चला जाएगा, H2, और यहाँ पे होगा H2S। H जो होता है +1 चार्ज इसलिए है क्योंकि ये पहले समूह में आता है, H जो होता है वो पहले समूह में आता है, इसलिए H के ऊपर जो है, H के ऊपर जो होता है +1 चार्ज, और S जो होता है उसके ऊपर -2 चार्ज होगा क्योंकि वो 16वें समूह में आता है। अब इस तरीके से हमारे पास जो है हम रासायनिक सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। एक बार फिर हम इसको रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे H, Li, Na, K, Rb, Cs और Fr यानी हलीना की रब से फरियाद, उसके बाद B बेटा, Mg से मांगे, Ca से कार, Sr से सेंट्रो
और BA से बाप, RA से राजी। तो उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। इन कोइनेज मेटल को आपको याद रखना है कॉपर, सिल्वर और सोना, यानी कि AU जो होती है। इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है 10वीं कक्षा के संदर्भ की बात करें अगर हम, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे +1 आवेश होता है, यहाँ +2 आवेश ज़्यादा प्रयोग होता है। यहाँ +1 आवेश भी शो करता है लेकिन +2 भी करता है, यानी +1 +2 दोनों आवेश जो है शो करता है। तो चांदी जो होती है वो +1 आवेश शो करती है। उसके बाद जिंक वाली जो फैमिली होती है, तो जो इलेक्ट्रोड बनते हैं इनसे, इनमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो जिंक होता है और एक मरकरी होता है। मरकरी को हम पारा बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जब हम फार्मूले लिखते हैं वहाँ पे मरकरी शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी मरकरी क्लोराइड होगा, मरकरी ऑक्साइड होगा, इस तरह से। तो हमारे पास इनके ऊपर जो आवेश होगा +2 आवेश होगा। यहाँ पे बाल BSL से बाल होगा, G से गंगाधर, IN से इंडियन और TL से तिलक होगा। यहाँ पे C से कहे होगा, SI से शिव होगा, GE से जी होगा, SN से शून्य होगा, PB से पार्वती होगा। यहाँ पे N से होगा ना, P से PO, AS से अरिस्टोक्रेट, SB से सब, BI से बिगड़ेगा। यहाँ पे O से और, S से सही और SC से TEPO से होगा टेपो और सही से टेपो। यहाँ पे F से फकीर, CL से चंद, BR से ब्राह्मण, I से आय हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये याद रखने पड़ेंगे H हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। इसका प्रयोग जो ज़्यादा नहीं होता, ये नोबल गैस होती है, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होती और बहुत ही कम तत्वों के साथ अभिक्रिया शो करती है। यानी हमारे पास अभी सौर सारणी को याद करने का तरीका हमारे पास है। तो इनके आधार पे हम इनके आवेश देख करके एक फार्मूले बनाने ज़रूर सीखें, ताकि हमें 10वीं क्लास में रासायनिक अभिक्रियाएं गलत करने का मौका ही न मिले। यानी हमें हमारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो सही तरीके से लिखी जाए। उसके पश्चात आप बच्चों से एक अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाएं, ताकि आपको बार बार पता लगता रहे कि आप वीडियो आपके लिए डल चुकी है, यानी तुरंत प्रभाव से आपको पास वीडियो पहुंच जाए।